लद्दाख की होगी। और इस प्रोग्राम में पिछले कई हफ्तों से हम लगातार कोशिश करते हैं कि लद्दाख की जनता की नब्ज को टटोला जाए, देखा जाए कि वहां की जनता किस तरीके से डिसीजंस को देखती है, आने वाले दिनों को देखती है, और केंद्र और राज्य जो यूनियन टेरिटरी है उसमें और ज्यादा राब्ते और रिश्ते बेहतर कैसे हो, उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमारे साथ जो मेहमान है वो कांग्रेस के सीनियर लीडर है नासिर मुंशी साहब, इस वक्त हमारे साथ करगिल से लाइव ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल सिचुएशन को वो कैसे एसेस करते हैं। अगरचे कांग्रेस का एक अपना मैनिफेस्टो है, अपना एक प्रोग्राम है लद्दाख के अंदर, और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मुंशी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अब शुरुआती जरा इसी से करें कि ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने जा रहा है केंद्र के उस फैसले को जिसने लद्दाख को एक अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाया है। ये बड़ा डिसीजन जब हुआ तब से लेकर अब तक कैसे आप फील कर रहे हैं, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया आपने, और नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है वहां पर लद्दाख के अंदर कैसे देख रहे हैं आप वो? हेलो जी। गौर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं सभी नाजरीन को जो है ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया जी, जहां तक आपने अभी जिक्र किया कि 5 अगस्त को जो है एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर आई, उसके बाद लद्दाख ने क्या खोया क्या पाया, तो उस पर मैं एक छोटे से एक शेर की नजर करना चाहता हूं कि इज्जत से आबरू से दुआ से सलाम से, इज्जत से आबरू से दुआ से सलाम से लूटा गया है मुझको बड़े एहतमाम से। यानी कि कहने का मकसद यह है कि करगिल वालों ने कभी यूटी की डिमांड नहीं की, हमारे ऊपर जबरदस्ती ये फैसला थोपा गया। थोपने के बाद जो है जो हमारे जज्बात है, हमारे ख्वाहिशात है, हमारे एहसासात है, उनकी कभी तर्जुमानी नहीं हुई। यानी कहने का मकसद यह है कि हमारे साथ धोखा और फरेबी के साथ जो है हमारे ऊपर ये डिसीजन जो है हमारे ऊपर थोपा गया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो ही ये यूटी का अनाउंसमेंट हो गया 5 अगस्त को, तो करगिल के अवाम ने मतलब बिला मजहब और मिल्लत, बिला सियासी जमातों के, सबों ने इसकी मुखालिफत की और सड़कों पे आके प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ईस्ट वेस्ट स्टेट के जो हमारे गवर्नर साहब थे, मलिक साहब, सत्यपाल मलिक जी, वो यहां तशरीफ लाए रियासत जम्मू कश्मीर के, ईस्ट वेस्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के हमरा, और करगिल के जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी जिसमें मजहबी जोमाओं के अंजुमनों के, सियासी अंजुमनों के रहनुमा उसमें मौजूद थे। तो एक 14 निकाती प्रोग्राम जो उनके सामने रखा गया कि ये चीजें हमें खदशात है इस यूटी को लेकर, अगर ये खदशात दूर किया जाए तो हम इस पे गौर करेंगे, सोचेंगे। तो यकीन दहानी दी गई कि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबको रिजोल्व किया जाएगा। उसमें क्या था जो आपको लगता है कि ये 3 पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट थे जिस पर सरकार की एश्योरेंस थी? जी, उसमें ऐसा है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूं। कुछ 14 पॉइंट्स का हमने एजेंडा बनाया। बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम तमाम जो आपके मुद्दे हैं ये सारे जेन्युइन मुद्दे हैं, हम इसको जो है बहुत जल्दी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें हमारा प्राइमरी मुद्दा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारा जो यूथ है उनका एम्प्लॉयमेंट का क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इसमें उनके क्या सेफ गार्ड्स है, हमारे जमीन है उसके क्या सेफ गार्ड रहेंगे, या हमारे रिजर्वेशन है उनका क्या सेफ गार्ड रहेगा। इस यूटी में हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है, उसकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स थे। लेकिन उसके बाद अला कुल्ली हाल क्या हुआ, गवर्नर साहब चले गए, उसके बाद 31 अगस्त से जो है यूटी नाफिज अमल में आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो हमारे लद्दाख के आके माथुर साहब, वो यहां तशरीफ लाने के बाद फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात की और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि 3 चीजें वो दोनों जगहों पर होगा, एक आपका राजनिवास, एक आपका पुलिस हेडक्वार्टर, एक आपका सेक्रेटरीट। ये लेह में भी बनेगा और करगिल में भी बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उस चीज पे जो है कभी उन्होंने गौर नहीं किया।
और जहां तक आप बोलते हैं कि क्या पाया क्या खोया, मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ पाया, हमने खोया एक पाया। अब जरा ये बताइएगा नासिर साहब, ये तो मैंने आपकी बात सारी सुन ली, मैंने ज्यादा टोका नहीं आपको, लेकिन आप जिस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की रीजनल एस्पिरेशन तो यही थी जनाब कि हमें यूटी दे दें। आज आप खुद को कैसे अलग कर रहे हैं? आपका लोकल एजेंडा जो जोरा साहब बना के आए थे वो तो चुनाव जीते ही इसी पे कि हम आएंगे तो देंगे। गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पे एक लोकल पॉलिटिक्स है, एक रीजनल पॉलिटिक्स है। जहां तक लेह का और करगिल का जो रीजनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, आज करगिल का बच्चा बच्चा इसी चीज पे रो रहा है कि फिर प्री 79 के एरा में हमको लेके चला गया, यूटी दिया, यूटी का मतलब था तरक्की होगा, उन्नति होगा, लेकिन हमें फिर एक सोचे समझे एक प्लान के तहत अब आप कांग्रेस की नहीं, एक चीज नासिर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये कांग्रेस के अब अहम तरीन रुकन है, आप डिफेंड कांग्रेस को कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस की ही डिमांड थी, कांग्रेस ने ही इस बीज को बोया था वहां पे, जो आगे एक छोटा सा पेड़ था उसको अच्छा तनावर पेड़ बना दिया बीजेपी ने। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए हर एक उसमें अपनी अपनी डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अभी आप कश्मीर की मिसाल लीजिए, कुछ लोग जो है वो आजादी मांग रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं हमें इलाहा के पाकिस्तान करो, कुछ लोग बोल रहे हैं हम इंडिया के साथ बैठेंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कीजिए ना। नेशनल हुकूमत की पार्टी थी जिसका नेशनल एजेंडा था और उस नेशनल एजेंडे को लेकर वो स्टेट के अंदर भी काम कर रही थी और स्टेट के अंदर उसी चीज में आ रहा हूं। करगिल के कांग्रेस ने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया आज तक, इस यूटी को न हम करेंगे, और हमने गवर्नर साहब को यही बोला था तो कि सर आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को तहलील कर दीजिए ना वहां से, करगिल से। नहीं, हमने तो अब ना क्लियर, तो आप ये मान लीजिए आप दोहरी पॉलिसी चलाते हैं, तो लेह के अंदर एक पॉलिसी होती है, करगिल के अंदर एक पॉलिसी होती है, कश्मीर आते आते आपके प्रेसिडेंट साहब अर्थवेल डिस्ट्रिक्ट के वो अलग कुछ कहते थे। गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज आपके लेह के कांग्रेस भी तंग आ चुके हैं। आज आपका जिस यूटी को मांग के लाया था, मैं पिछले 25 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूं, लेह के जितने भी लोग मेरे प्रोग्राम में आए, इवन आपके कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर वो वेलकम कर रहे हैं। आपके अंदर विरोधाभास है, आपके अंदर कंफ्यूजन है, लेह के अंदर कांग्रेस के अंदर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, हम बिल्कुल मुखालिफत करते हैं यूटी के। जिस वो इकबाल का एक शेर है कि जिस कौम से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे उन्नम को जला। जनाब शुरुआत कीजिए ना, छोड़ दीजिए आज पार्टी को, आज आप पार्टी छोड़ दीजिए, शुरुआत कीजिए, दहकान को छोड़ दीजिए। मुझे सियासत बड़ी आसान होती है ना, लेह आके एक बात, करगिल आके एक बात, श्रीनगर आके एक बात। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का जो भी मौकिफ हो क्या हो, मुझे आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहते हुए मुझे फख्र महसूस होती है कि मुझे पार्टी से ज्यादा लोग अजीज है। आज मेरा जो पार्टी जो है वो लोग है। जब मेरे लोग जो है हर जगह पिट रहे हैं, जब मेरे लोगों की आवाज को दबाया गया है, मेरे लोगों के आइडेंटिटी को खत्म किया गया है, तो उस पार्टी को क्या करना है? अब जरा मुझे ये चीज समझाइए, बस ये चीज समझाइए ना, बीजेपी ने तो अब अपना पार्टी सेटअप वहां बनाया ना। एक मिनट, नासिर मुंशी साहब, आपकी पार्टी सबसे पहली पार्टी है जिन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी के लिए अनाउंस कर दिया, सूबे के अलग अलग हिस्सों में लड़कों को अपॉइंट कर दिया, वो तो आपने तो एक्सेप्ट कर दिया है। अब कौन सी बात आप बता रहे हैं? ये जी हम बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से मैं पूरे मुल्क के सामने बोल रहा हूं कि उस यूटी का, जिस यूटी का हमें कोई बेनिफिट नहीं है, जिससे हमारी आइडेंटिटी खत्म की गई है, क्या करने में उस यूटी का? इससे बेहतर है हमें अपने पुराने हाल को छोड़ो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें अपने पुराने दिन लौटा दीजिए बस। नासिर साहब देखिए, लद्दाख के लोग, जब मैं बात करता हूं कारगिल में, जब मैं इसी प्रोग्राम में बात कर रहा हूं, कह रहे थे देखिए 6 शेड्यूल बड़ा जी इंपॉर्टेंट है। एक उनकी ये बड़ी जेन्युइन डिमांड मुझे लगी, उन्होंने कहा कि जो हमारे दोनों हिल काउंसिल्स हैं इनको और ज्यादा एम्पावर किया जाए, एक अकाउंटेबिलिटी को पैदा किया जाए। वो होती है कोई ठोस बात और कोई ठोस चीज। आप जैसा नेशनल हुकूमत की पॉलिटिक्स में कांग्रेस कर रही है, आप यूटी में भी कर रहे हैं। यही बात हमने सबसे पहले गवर्नर साहब के और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए यहाँ पर, उनसे हमने बात की। जब हमने उनको यही कहा, सर देखिए करगिल वालों ने कभी डिमांड नहीं की, हमारे ऊपर थोपा गया, लेकिन सुनिए, लेकिन अगर जो हमारे खदशात है, हमारे जो तहफुजात है, इसको आप सेफगार्ड देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यूनियन टेरिटरी। चलिए सेफगार्ड के लिए बताइएगा क्या चाहते हैं, किस तरीके से सेफगार्ड होना चाहिए? 6 शेड्यूल के तहत सेफगार्ड होना चाहिए या डोमिसाइल के जरिए से सेफगार्ड होना चाहिए या कुछ और खाका आपके सामने है? बताइए तो सही आज।
मेरी बात सुनिए, 6 शेड्यूल दायरे की बात तो दूर की बात, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन है उसी को ही आप सही तरीके से बनाइए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताऊंगा छोटे से उसमें। सबसे पहले हमारे पास जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, हमारे पास ऑलरेडी एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो उसमें हमारे नुमाइंदे जाके हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आज के हालात में हमारे पास सिर्फ 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जो हिल काउंसिल के शक्ल में हिल काउंसिल ले और हिल काउंसिल कारगिल। लेकिन आज इस यूटी में हिल काउंसिल के पर काट दिए हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं क्या पाया, मैं आपको उसी खाके पर आता हूं, क्या पाया है क्या खोया है। जो हमने खोया है इस यूटी में, यूटी के आने के बाद सबसे पहले जो हमारा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी हिल काउंसिल, उसको कमजोर कर दिया। वो इस तरह कमजोर कर दिया कि पहले जो भी जमीन है उसके अलॉटमेंट जो है वो हिल काउंसिल के पास होता था सेक्शन 42 ऑफ एलएचडीसी एक्ट के तहत। तो उसमें क्या हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मारूज वजूद में आए, उसमें जम्मू एंड कश्मीर लैंड एक्विजिशन एक्ट को हटा दिया। तो उसी के रूल्स से जो है जो हमारा अलॉटमेंट ऑफ लैंड था सेक्शन 42 एलएचडीसी एक्ट का था, वो खत्म हो गया, सबसे पहली चीज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सेक्शन 43 के तहत एक काउंसिल फंड जो है बनाना था। उसमें क्या था काउंसिल फंड में कि जो भी सरकार की तरफ से पैसा आता है, जिसमें एलोकेशन ऑफ फंड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कैपेक्स था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड डेजिग्नेटेड फ्लो ऑफ फंड टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। ठीक है, ये सब आपको नहीं लगता कि लेह की लीडरशिप में कंफ्यूजन है एज कंपेयर टू करगिल? लेह वाले बड़ा क्लियर है कुछ मामलों में, करगिल के अंदर कंफ्यूजन है और करगिल वाले अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। गौहर साहब कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है, मुझे बताइए जरा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर जो हेल्थ अफेयर्स पर एलजी साहब बैठे हुए हैं, उनके नीचे जो है आपका एडवाइजर साहब बैठे हुए हैं, उनके नीचे डिविजनल कमिश्नर है, फिर सेक्रेटरी से, फिर डायरेक्टरेट है, उनके ऊपर फिर 2 काउंसिल है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है हर जगह। कभी किसी ने क्लियरिफिकेशन ही नहीं दिया इन चीजों का कि एलजी का रोल क्या है, सेक्रेटरी का रोल क्या है, अच्छा डायरेक्टर का रोल क्या है, डिविजनल कमिश्नर का रोल क्या है, काउंसिल का रोल क्या है। और यहां से बोलते हैं कि आपका एलएचडीसी एक्ट जो है 2018 जो है वो इंटैक्ट है। कहां इंटैक्ट है, मुझे बताइए जरा। चलिए, अब मुझे ये भी बताइएगा, ये जो बड़ी बातें हो रही है जनाब करगिल और लेह के अंदर, और आवाजें जो है वो ये है कि जनाब जो साहिब इख्तिदार रहे हैं उन्होंने 2-2 हाथों से लूटा। यही वजह है कि आज रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई और दोनों यूटियां बनी। किसने लूटा है, आप जरा मुझे बताइए। आप बताएंगे, हमें थोड़ी पता है। आप बताएंगे, आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आप मुझे बताइए ना। नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लद्दाख के अंदर। लूटा तो देखे ना, लूटा तो आज जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि इज्जत से, आप रूह से, दुआ से, सलाम से लूटा गया है। मुझको बड़े एहतिमाम, अगर लूटा नहीं तो सड़क बनती ना कर के शक्ल में, अभी यूटी के शक्ल में बड़े एहतिमाम के साथ, बड़ा प्लानिंग के साथ, बहुत ही। नासिर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि आपके इलाके के साथ जो अब एक नई यूटी है उसको स्टेप मदर सलूक मिलता था, एक सौतेली माँ जैसा सलूक होता था, उसके साथ बच्चा ऐसा होता था कि चलिए खाया तो खाया, नहीं खाया तो चलिए आगे? क्या ये सही है? क्योंकि अक्सर शिकायतें ये है। नहीं, किस चीज का मुझे बताइए जरा। फाइनेंशियल एड में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में, 10 तरह की चीजों में जिससे स्टेट डेवलप होती है, हर एक खिता डेवलप होता है। जो आवाज ले से आ रही है वो ये थी जनाब कश्मीर वाले तो सब खा गए थे, इसलिए जनाब परेशानी हुई। हम ये कह रहे थे कि कब ये खत्म हो, अब ये खत्म हो गया, हमारा बजट डबल हो गया, हमारी डेवलपमेंट डबल हो जाएगी। मुझे एक चीज बताइए, ये बीजेपी का एजेंडा यही है। वो यही बोलते हैं कि आज तक कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हो गया यही 1 साल में होगा, 3 साल में हो गया। मुझे बताइए जरा, आप लद्दाख में आज तक कितने डेवलपमेंट हो गए, किसने किया मुझे बताइए। मैं आपसे ही सवाल करता हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि आज तक लद्दाख में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे सारे हुकूक को खाया गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आज तक जो लद्दाख में डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों के शक्ल में, पुलों के शक्ल में, बिल्डिंगों के शक्ल में, एम्प्लॉयमेंट के शक्ल में, ये किसने किया है? ये किसने किया आज तक? ये क्या रातों रात आ गया, 1 साल के अंदर आ गया? ये इससे पहले क्या नहीं था यहाँ पर? फिर कहां से आ गए सब? आज तक क्या था यहाँ पे? इतना सारा बजटिंग एलोकेशन होता था, इतने सारे तामीराती काम होते थे। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ हमें कुछ ये जरूर था, खदशा जरूर था कि हमारे साथ जो है स्टेप मदली ट्रीटमेंट किया जा रहा है कुछ जगहों पर। मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं, कुछ जगहों पर था हमारे साथ।
कि हमें ये चीज नहीं पहुंचाया गया है। ये बड़ा अच्छा है जी, जहां पर आपको फिट बैठता वहां मानते हैं, जहां फिट नहीं बैठता बोलते हैं नहीं साहब, ये हिसाब सही नहीं है। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि करगिल के अंदर कंफ्यूजन है, लोगों के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप में कंफ्यूजन है। मैं वही बता रहा हूं, ले वाले इस बात का जवाब दे कि भाई आज तक जो इतने सालों में जो डेवलपमेंट हो गया किसने किया है? क्या वो अभी किया है? क्या वो इसी 5 साल का नतीजा है? मुझे जरा बताइए आप। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातें हैं जो देखिए हम सब इंसान हैं, हमें हकीकत को जो है पब्लिक के सामने रखना चाहिए। ठीक है, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, मैं अपना फरीजा जो यही समझता हूं कि जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाए, और जो हकीकत है हम उसी पर बात करेंगे, कोई पॉलिटिकल एजेंडे की जरूरत नहीं है। अब ये बोलेंगे कि अगर मैं वो भी बोलूंगा तो क्या आप बोलते हैं कि कुछ नहीं किया? अभी बोल रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारा बीजेपी कर रहा है इस साल में। मुझे जरा बताइए कि इससे पहले जो किया है लद्दाख के लिए किसने किया, कहां से आया? देखिए ये सारे जो है सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातें हैं गौर साहब। चलिए अब जरा आगे बढ़ते, मुझे ये बताइए अब चुनाव का बिगुल भी लेख के अंदर बजने वाला है जी, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से। आज नहीं तो कल, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद चुनाव होने ही होने हैं। पार्टी स्ट्रेटजी क्या कुछ है, कैसे लड़ेंगे चुनाव को? देखिए जी, एक पुरानी कहावत है, जो बोएगा वो पाएगा। अच्छा काम किया होगा जीत जाएंगे, बुरा काम किया होगा हार जाएंगे। ये देखो, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। आज वो नहीं है कि आप लोगों को जुटलाएंगे, लोगों को जो है झूठ बोल के जो उनका सहारा लेंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आज सब जानती है पब्लिक, इनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ लुभाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक का मूड क्या है उसी पर डिपेंड हो जाएगा। यकीनन आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हम दोनों जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए कांग्रेस क्या कुछ चाहती है? शेड्यूल 6, डोमिसाइल या कोई दूसरा कानून? देखिए, अभी तो आपने कहा ना क्या खोया, मैं आपको वही चीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस क्या चाहती है? बस छोटा सा सवाल है जी। देखिए, कांग्रेस ये चाहती है, मैं करगिल कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पहले जो आपके पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत कीजिए, आप जो हिल काउंसिल है उसको मजबूत कीजिए। अब जब हमने पहले लेके कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कहते हैं इसका 6 शेड्यूल की डिमांड की, तो हमारे माननीय जो होम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर से ये क्या नाम इसका स्टेटमेंट दे दिया कि हिल काउंसिल जो है लेह और करगिल हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल काउंसिल है। ठीक है, ये एट पार विद 6 शेड्यूल है। ठीक है, 8 पार विद 6 शेड्यूल है। तो मेरी गुजारिश यही है जनाब, 6 शेड्यूल तो एक नई चीज आने वाली है, लेकिन कम से कम जो एग्जिस्टिंग है आपका एलएसडीसी है इसको तो मजबूत कीजिए आप। जो हमारे ऑलरेडी जो इसमें अप्रूव्ड क्लॉजेस है वो भी खत्म कर दिया आप लोगों ने। और मुझे ये बताइए ना, ये जो परेशानी है जो आप मुझे गिनवा रहे हैं, जो आप टीवी पे अभी बोल रहे हैं, इनको लेकर, इनका मदावा करने के लिए, इनका हल करने के लिए क्या एक पॉलिटिकल अप्रोच आपकी पार्टी ने लिया? एलजी से टाइम लेकर मिले आप, या दिल्ली आकर आपकी पार्टी की इतनी बड़ी लीडरशिप है, कभी होम मिनिस्टर से मिले, करगिल या लेह के लोगों की ये परेशानी है, इसको हल कीजिए। देखिए, बिल्कुल मिले। विंटर में क्या हुआ, इस विंटर में एलजी साहब ने, जब हमें इन तमाम चीजों पर कंफ्यूजन था, जो पावर कॉन्फ्लिक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही थी, इन चीजों को लेकर हमने एलजी साहब के पास बहुत टाइम रिप्रेजेंट किया। सर आप प्लीज इसमें पंचायत का रोल डिफाइन कीजिए, काउंसिल का रोल डिफाइन कीजिए, उसके बाद जो आपका रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डिफाइन कीजिए, और एलजी सेक्रेटरी का रोल डिफाइन कीजिए। तो उन्होंने हमें जो है दिल्ली भेज दिया, यहां से कुछ काउंसलर्स को लेके, सीसी साहब, उनके डिप्टी सीसी साहब और कुछ काउंसलर, करगिल के सीसी साहब और हम कुछ काउंसलर, हम दिल्ली चले गए। जाने के बाद पहले हम गए आपके लॉ डिपार्टमेंट में कि इसमें ये अमेंडमेंट एक्ट को करने की जरूरत है। तो जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप लोगों का इश्यू तो ठीक है, लेकिन पहले आप लोग होम मिनिस्ट्री से मिलिए, क्योंकि हम लोगों को वही करना है जो होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल होगा। अगर हम यहां से बनाने के बाद होम मिनिस्ट्री इसको अप्रूव नहीं करेगी तो हमारी सारी एक्सरसाइज जो है फ्यूटल हो जाएगी। तो हम उसके बाद होम मिनिस्ट्री में गए, वहां हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब थे उनसे मिले। जब हमने सारी चीजें वहां पर उनके सामने रखा तो हमें भाषण के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, भाषण के सिवा कुछ नहीं मिला। सर ये हमने जितने भी पॉइंट रखे, देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, आज तक कोई इसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। नासिर मुंशी साहब, लद्दाख कांग्रेस के यूथ लीडर आइकनों में गिने जाते हैं, बात बड़ा मुफ्त बोलते हैं,
साफ साफ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से। तो ये जनाब थी लद्दाख बैटल ऑफ लद्दाख में आज लद्दाख की कहानी जो आप कांग्रेस की जुबान से सुन रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन कितना है आपको हमारी बातचीत के जरिए से पता लग गया होगा। और जो लोग ये प्रोग्राम पिछले कई हफ्तों से देख रहे होंगे उन्हें पता लग गया होगा लेह और कारगिल क्यों अलग अलग दो आवाजें वहां से। फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।